अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों और तकरीबन 100 दिन से जायद की जंग के बाद पाकिस्तान और कतर की सख्त सिफारती कोशिशों की वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को ख़त्म करने की मुफाहमती याददाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इत्तफाक हो गया है और जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। जबकि अब से कुछ देर पहले फ्रांस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी जुज़वी तौर पर खोल दी गई है। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने इस मुआहदे पर वर्चुअल दस्तखत कर दिए हैं। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने मजीद बताया कि अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवाम के लिए जारी कर दिया जाएगा और मुआहदे की तफसीलात आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर शाया कर दी जाएंगी। अहम बात यह है कि यह मुआहदा कई हफ्तों की सख्त बातचीत और इसराइल और दीगर स्पॉयलर्स की जानिब से मुज़ाकरात को मुसलसल डीरेल करने की कोशिशों के बावजूद तय पा गया है। हता कि कल इस मुआहदे की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक से चंद घंटे पहले तक यानी आखिरी वक्त तक इसराइल किसी न किसी तरह से इस मुआहदे को डीरेल करने की कोशिशें करता रहा ताकि दोबारा जंग शुरू हो जाए। और इसी सिलसिले में कल इसराइल ने लबनान में सीज़ फायर और ख़ास तौर पर बेरूत में हमले ना करने की ज़मानत के बावजूद बेरूत के जनूबी इलाके पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुआहदा होने के इम्कानात फिर से खदशात का शिकार हो गए और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ सामने आने लगीं। और इसीलिए सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए ट्रंप ने एक बार फिर मामले को संभालने की कोशिश की और ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू के इस फैसले पर सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की। जबकि इस दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी ईरान में मुआहदे की हामी सिविलियन क़यादत पर होने वाली तनकीद और इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। और इसके बाद फिर ये हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को इस जंग के ख़ात्मे का पैगाम पहुँचाया और ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफाक हो गया है और जुमे को जेनीवा में इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान आने के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल की कीमतें 5% तक गिर गईं और एक अरसे बाद WTI क्रूड $80 फी बैरल की सतह से नीचे आ गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया जंग के खात्मे और अमन के फैसले का ये पैगाम दुनिया भर की हेडलाइन बन गया। हर कोई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पैगाम को शेयर करने लगा और फिर ईरान और अमेरिका ने भी बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस पैगाम की तस्दीक कर दी। दुनिया भर के रहनुमाओं ने इस पैगाम पर अपनी हिमायत का इजहार किया और पाकिस्तान और कतर की मुआहदे के लिए कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। कल रात को पाकिस्तानी तारीख 2:15 पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इंतहाई सख्त मुज़ाकरात के बाद हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। दोनों फरीकों ने लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है और इस मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुमे यानी 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि हम अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तनाज़े के सिफारती हल के लिए अज़म का इजहार किया। हम इस सालिसी की कोशिश में हमारे भाइयों और कतर की अजीम क़यादत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुआहदे तक पहुँचने में मदद फराहम की। हम ख़ास तौर पर सऊदी अरब और तुर्की की दूर अंदेश क़यादत के भी बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस अमल में अहम किरदार अदा किया। मुआहदा तय पाने के बाद सालिस फरीक इस हफ्ते सिलसिलावार मुलाकातों की सहूलत फराहम करेंगे और ये मुलाकातें मुआहदे के इब्तिदाई निफाज से मुतअल्लिक़ बातचीत, तकनीकी मुज़ाकरात और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के लिए बुनियाद फराहम करेंगे। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान के तकरीबन 14 मिनट बाद 2:29 पर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सबको मुबारक हो, इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा अब मुकम्मल हो चुका है। मैं इस मुआहदे के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बगैर किसी टोल के खोलने की मुकम्मल मंजूरी देता हूँ और साथ ही मैं अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त देता हूँ। दुनिया के जहाज़ अपने इंजन दोबारा स्टार्ट कर दें और तेल की तरसील शुरू कर दें। और फिर थोड़ी देर बाद ही ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदे पर इत्तफाक का ऐलान कर दिया और ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक ईरान की मुअज़्ज़ज़ कौम को आगाह किया जाता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने शहीद रहनुमा की क़यादत में अमेरिका और सहयूनी दुश्मन पर अपनी बरतरी मुकम्मल कर ली है और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की तदाबीर, अवाम की हिमायत और इस्लाम के मुजाहिदीन की अनथक कोशिशों के तहत
कई माह पर मुहित मुश्किल और इंतहाई गहरे मुज़ाकरात के बाद और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की बुनियाद पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे से मुताल्लिक मुज़ाकरात यानी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मुफाहमती याददाश्त को 14 जून की शाम को हतमी शक्ल दे दी गई है और तय पाने वाले मुआहदों की बुनियाद पर लबनान समेत तमाम मुहाजों पर जंग और फौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी और इसके अलावा ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी भी फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। इस MOU पर दस्तखत की तकरीब बाज़ाब्ता तौर पर 19 जून बरोज़ जुम्मा मुनक़िद होगी। बयान में मज़ीद लिखा है कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात उस वक्त तक मौखर रहेंगे जब तक दूसरा फरीक मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर लेता। ईरान पाकिस्तान और कतर की कोशिशों को सराहता है, जबकि आज पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक की और साथ ही ये बताया कि मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब जुमे को जेनीवा में होगी और ये तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। ईरान अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अहम बात यह है कि 20 मई को यानी आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले जब अमेरिका और ईरान के दरमियान पस पर्दा बातचीत का सिलसिला जारी था तो उस वक्त हमारे प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद ने यह खबर दी थी कि ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में हों या जनीवा में, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि यह पाकिस्तान की ही मेज़बानी में हों। ऐसे में जुमे को जनीवा में होने वाली तकरीब में ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि कल रात को अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम फिलहाल इस हवाले से फैसला कर रहे हैं कि कौन मुआहदे पर दस्तखत के लिए जनीवा जाएगा। JD वेंस के मुताबिक मुमकिन है कि खुद सदर ट्रंप भी जनीवा जा सकते हैं। Mr. Vice President, we understand there will be a signing ceremony in Geneva, Switzerland later this week. Will you attend that ceremony? I think we're still figuring out the logistics on who's going to attend that signing ceremony. I certainly plan to be there, but it's possible the president himself could be there. We'll figure it out, Trey, but what we know is that we've got a lot of work to do, but a very big win for the American people tonight. Finally, and most importantly, celebrate the fact that I think we can say with confidence Iran will never have a nuclear weapon. We got a lot of work to do, but a big win tonight. इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अलावा इस मुआहदे तक पहुंचने में कतर की क़यादत ने भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और दोनों ममालिक आखिर तक मुज़ाकरात को दोनों तरफ मौजूद स्पॉयलर्स से बचाते रहे और इस दौरान कतर और पाकिस्तान दोनों के आला सतह के वफूद कई दफ़ा तेहरान भी गए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर होने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। हम पाकिस्तान में अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस समझौते तक पहुँचने के लिए साजगार हालात पैदा करने में मदद दी। कतरी वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि हम ये तवक्को रखते हैं कि तमाम फ़रीक़ आइंदा मुज़ाकरात में मस्बत और तामीरी अंदाज़ अपनाएंगे जिससे इस पेशरफ्त को मजबूत बनाने और इस पर मज़ीद तामीर करने में मदद मिलेगी। हम इस बात की तौसीक़ करते हैं कि कतर इन कोशिशों समेत मुकालमे और पुरअमन ज़राए के ज़रिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर सलामती और इस्तेहकाम को बेहतर करने की तमाम कोशिशों का मजबूत हामी रहेगा। इस सारी सूरत हाल में अभी तक इस मुआहदे की ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं, ताहम दोनों तरफ से ये बात सामने आ रही है कि इब्तिदाई तौर पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल देगा और इसके बदले में अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा, जबकि तमाम मुहाज़ों पर जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। ताहम ट्रंप के पहले बयान से ऐसा लगा कि शायद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ फ़ौरन ही खोल दी जाएगी। ताहम बाद में ट्रंप ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि ये अजीम मुआहदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लाएगा। मुझसे पहले कई अमरीकी सदूर ने ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। खित्ते के रहनुमाओं को पहली बार ऐसा अमरीकी सदर मिला है जो उन्हें हकीकी अमन हासिल करने में मदद दे सकता है। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि जुमे को मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद नेवल माइंस की सफाई के मकसद से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दी जाएगी और खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए दोनों सिमतों में तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी। और फिर आज ट्रंप ने एक और पोस्ट करते हुए दावा कर दिया कि बहरी जहाज़ चलना शुरू हो गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं, जिनमें से बहुत से तेल से लदे हुए हैं। ये जहाज़ जनूबी हाईवे के साथ साथ जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर महफूज, मजबूत और साफ़ सुथरा है। सफ़र के लिए दीगर रास्ते भी मौजूद हैं। इससे पहले ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए ईरानी मीडिया से बात की थी और कहा था कि ये मुफाहमती याददाश्त सिर्फ सिफारतकारी का नतीजा नहीं है,
बल्कि ये ईरान की फौजी कामयाबियों की मरहून मिन्नत है। ये मुआहिदा उन शहदा के पाखून की बदौलत मुमकिन हुआ है जो हमने ईरान में इस्लामी निज़ाम के दुश्मनों के मुकाबले में पेश किए। काजिम गरीब आबादी का मजीद कहना था कि बाज़ाब्ता दस्तखत के बाद मुफाहमती याददाश्त का मुसविदा शाया कर दिया जाएगा और ये दस्तखत जुमे के दिन होंगे और दोनों वफूद के सरबराह आइंदा मुज़ाकराती इंतजाम तय करने के लिए बातचीत करेंगे। उस वक्त तक अमरीका की जंग के खात्मे, नाकाबंदी के खात्मे और असासों की वापसी से मुतालिक जिम्मेदारियों की तस्दीक की जाएगी। 60 दिन के मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत इस बात से मशरूत होगी कि अमरीका अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करे। अहम बात यह है कि कल रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुआहदे के ऐलान से कुछ देर पहले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक ऐसी पोस्ट की जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि ईरान में मुज़ाकरात के हल निकालने वाली क़यादत पर किस कदर दबाव है। और मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हम खुद को ईरानी कौम और उनके जायज़ मुतालबात के सामने जिम्मेदार और जवाबदेह समझते हैं और अवाम से हमारी मुराद कोई मखसूस ग्रुप या तबका नहीं है बल्कि ईरान के तमाम लोग हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद लिखा कि ईरानी हुकूमत इस बात को अपना फ़र्ज समझती है कि वो उन फोर्सेस की हिमायत करे जो मुल्क के दिफा और अवाम की सलामती के लिए मैदान में मौजूद हैं। ये मुनासिब नहीं है कि जिन मुजाहिदीन ने वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का अज़म किया हुआ है उनसे साबित कदमी की तवक्को तो की जाए, मगर उनकी ज़रूरियात, सहूलियात और मदद को नज़रअंदाज कर दिया जाए। ईरानी सदर के मुताबिक ये अफसोस की बात है कि वो अफराद जो सरकारी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए और कौमी मफाद और मुल्क की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन्हें खयानत या वतन फरोशी जैसे इल्ज़ामात का सामना करना पड़े। तनकीद मुआशरे का एक फितरी हक़ है, लेकिन ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचाना या बदनाम करना जो कानूनी तौर पर दी गई जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इंसाफ के खिलाफ है। इसके अलावा आज ईरान की मुज़ाकराती टीम और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि हम अमरीकियों पर शक करते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ माजी का तजर्बा है जो 1953 तक जाता है और उस वक्त से अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद ख़त्म हो चुका है और ये बहुत गहरा मसला है। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक कशीदगी कम करने और जंग के खात्मे के लिए किसी भी किस्म की मुफाहमत या समझौते का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि ईरानी अवाम के खिलाफ किए गए जराइम को नज़रअंदाज कर दिया जाए या मुआफ़ कर दिया जाए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने यह इशारा भी दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फ़ीस आयद की जा सकती है। इस हवाले से उनका कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारे लिए बहुत अहम है और हमने बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक कुछ तरीक़ाकार अपनाए हैं ताकि ईरान की कौमी सलामती और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और इसका मकसद इस आबी रास्ते में महफूज आमदो रफ्त को यकीनी बनाना है और इस अहम मामले पर दीगर फरीक़ों के साथ बातचीत के लिए कुछ वक्त दरकार है। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस ली जाएगी, लेकिन ये मुकम्मल खिदमात की फ़ीस होगी ताकि माहौल की हिफाजत और देखभाल की जा सके। ईरान और ओमान की जानिब से बहुत सी दीगर खिदमात भी फराहम की जाएंगी और इस पर अखराजात आएंगे, इसलिए फ़ीस होगी और ये बात वाज़ेह है। ईरान का ये मौक़िफ़ है, जबकि अमरीका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई फ़ीस या टोल वसूल नहीं किया जाएगा। जबकि आज अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमरीकी चैनल CNBC न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुस्तकबिल में किस तरह चलाया जाएगा इसकी तकनीकी तफसीलात अभी तय होना बाकी हैं और ये बातचीत के ज़रिए तय की जाएंगी। इस दौरान जब JD वेंस से सवाल हुआ कि क्या ईरान के साथ इस बात पर कोई समझौता हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को सिर्फ मुआहदे के इब्तिदाई 60 दिनों के लिए किसी टोल के बगैर खोला जाएगा या फिर ऐसा तवील मुद्दत के लिए होगा, तो इस पर JD वेंस ने कहा कि हमारी तवक्को है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तवील मुद्दत के लिए टोल फ्री तरीक़े से खोल दी जाएगी और इसी नौइयत की चीज़ें हम इन तकनीकी मुज़ाकरात में तय करेंगे। अब देखना होगा कि तकनीकी मुज़ाकरात में इस अहम मामले की क्या तफसीलात तय होती है। ताहम इन मुज़ाकरात में ईरान ने लबनान में जंगबंदी पर काफ़ी जोर दिया है और आज भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि लबनान की कौमी खुद मुख्तारी अमरीका के साथ तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त के अहम सतूनों में से एक है। इस मुआहदे में जंग के तमाम मुहाज़ों के खात्मे पर जोर दिया गया है, जिसमें लबनान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम शामिल। और आम बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ईरान ने गैर मामूली तौर पर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमलों के बाद इसराइल पर बराह रास्त हमला कर दिया था, जिसके बाद ये तज्ज़िये हुए कि ईरान ने इस हमले से जाहिर कर दिया है कि लबनान में भी सीज़ फायर करना होगा और ईरान के हमलों पर इसराइल ने भी जवाब दिया। ताहम अमरीका के सख्त रद्द-ए-अमल और ट्रंप और नेतन्याहू की कशीदा गुफ्तगू के बाद इसराइल को ईरान के खिलाफ अपने आखिरी हमले तक रोकने पड़े, मगर इसके बावजूद इसराइल आखिर तक किसी भी मुआहदे के इम्कान को डीरेल करने की कोशिशें करता रहा और कल भी इसी तरह इसराइल ने अमरीका के सख्त दबाव और ईरान की जानिब से बैरूत को वाज़ेह रेड लाइन करार देने के बावजूद मुआहदा तय होने से चंद घंटे पहले ही बैरूत पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुआहदा ना होने का खदशा बढ़ गया क्योंकि ईरान की जानिब से जवाब देने की तवक्को की जा रही थी और ईरान से ये धमकी भी सामने आ रही थी
कि ईरान बैरूत में इसराइली हमलों का जवाब जरूर देगा। और इसी दौरान ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दाहिया में सहयूनियों की दरअंदाजी ने एक बार फिर यह जाहिर कर दिया है कि अमेरिका या तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का इरादा नहीं रखता या फिर अमेरिका के पास ऐसा करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मजीद लिखा कि किसी भी रियायत के हुसूल के लिए इस निज़ाम को इजाज़त देकर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। गुड कॉप एंड बैड कॉप का खेल अब पुराना हो चुका है। अगर आपके पास अपने वादों को पूरा करने का ना इरादा है और ना ही सलाहियत है तो फिर आगे बढ़ने के रास्ते की बात करना मुमकिन नहीं है। और फिर इसी दौरान अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप ने उनसे फ़ोन कॉल पर बात करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ख़त्म करने का मुआहदा अब भी इतवार को तयशुदा वक्त के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अगरचे इसराइल के बैरूत पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद सूरत हाल मुतासिर हुई है। ट्रंप ने फ़ोन कॉल के दौरान कहा कि इसराइल के बैरूत पर हमले से सूरत हाल मुतासिर हुई, दस्तखत करने के अमल में चंद घंटे की ताख़ीर हुई। ये मुआहदा भी होना था लेकिन अब ये चंद घंटों बाद होगा। ट्रंप के मुताबिक जब उनके मुशीरों ने बैरूत में इसराइली हमले के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ट्रंप का कहना था कि ये इसराइल का बहुत बुरा कदम था, मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो गया है। हम मुआहदे पर दस्तखत करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह ने पहले इसराइल पर हमला किया था लेकिन उन्होंने जोर दिया कि इस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ था और ना ही कोई हलाक हुआ था। ट्रंप का मजीद कहना था कि नेतन्याहू को यह हमला करने की ज़रूरत ही क्या थी। इस हमले पर मैं बहुत गुस्से में था और मैंने नेतन्याहू को यह बात बताई। इस दौरान ट्रंप ने सख्त गुस्से में कहा कि नेतन्याहू में बिल्कुल फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है और मैंने उसे ये बात साफ अल्फाज में बता दी है। और फिर इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज सुबह बैरूत पर होने वाला इसराइली हमला नहीं होना चाहिए था, ख़ासतौर पर ऐसे ख़ास दिन के मौके पर कि जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है लेकिन जिस हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई वो बहुत छोटा और बेमायनी था और उस हमले में किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ था या किसी की मौत नहीं हुई थी और इस हमले को इस अहम अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए था। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि हम एक ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन लाएगा और तमाम फरीक़ैन को पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल की जानिब से लबनान में कहीं भी मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए और इसी तरह हिजबुल्लाह समेत किसी भी दूसरे फरीक की तरफ से भी इसराइल पर मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए। ये एक तवील और ख़ूबसूरत अमन का आगाज़ हो सकता है, इसे ख़राब ना करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने इतवार की दोपहर एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के साथ किए गए मुआहदे के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमेशा के लिए बगैर किसी टोल के खुली रहेगी। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद उन्होंने इसराइल को जौहरी तबाही से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ जौहरी प्रोग्राम के हवाले से किसी हतमी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो ईरान पर दोबारा फौजी हमले शुरू कर देंगे या अमेरिका को मशरिक़ वस्ता का गार्डियन बना देंगे, जिसके बदले में अमेरिका खित्ते की आमदनी का 20% वसूल करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यह गुफ्तगू एक 28 मिनट की फ़ोन कॉल में की जो उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी रिहाइशगाह से खुद शुरू की थी और इसके बाद एक मुख्तसर इजाफी कॉल में ट्रंप ने यही मौक़िफ़ दोहराया। अब ट्रंप ने नेतन्याहू से मुताल्लिक मजीद कहा कि वो एक बहुत मुश्किल आदमी है और सच ये है कि उसे हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने ये मुआहदा किया, क्योंकि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो इसराइल 2 घंटे भी बाकी ना रहता। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई समेत ईरान की मौजूदा क़यादत को प्रैग्मेटिस्ट करार दिया और ये सख्त लहजे के बिल्कुल बरक्स था जो ट्रंप ने जंग के पहले दिन इख्तियार किया था। मुआहदा होने जा रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि दस्तखत हो चुके हैं। बात करेंगे तेहरान में सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन। जॉन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाहिर एक ऐसा वक्त आपने देखा, बतौर सहाफ़ी भी वॉर रिपोर्टिंग कर रहे थे आप, एक ख़तरा अपनी जगह पर रहता है। आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर बमबारी हो रही थी, किस तरीके से जवाब दिए जा रहे थे, सब आप रिपोर्ट करते रहे, हमारे प्रोग्राम में आप नाज़रीन को तफसीलात बताते रहे। आज एक ऐसा दिन है जिसमें ये अनाउंस हुआ है कि अब जो सीज़ फायर है उसके ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना और फिर दोनों ममालिक उस पर दस्तखत करेंगे। क्या सोच रहे हैं ईरानी? खुश हैं, अंदेशे हैं, क्या सोच पाई जाती है? राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहले तो मैं कहूँगा तारीखी दिन है और मेरे ख्याल में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना, अग्रीमेंट होना दो फरीकैन के बीच में जो इतनी दुश्मनी में आपस में, ये बहुत मुश्किल काम था। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, आप सबको, पाकिस्तान को भी, जिन्होंने सालिसी की इस मुआहदे इस्लामाबाद अकॉर्ड्स को पहुंचाने के लिए। और आई थिंक अभी फीलिंग जो ईरानियंस की है वो ओवरवेलमिंगली ईरानियंस आर पॉजिटिव इन द सेंस के
आगे ईरान ने इतनी अपनी डेटरेंस क्रिएट कर ली है कि यूएस जो है वो किसी जंग के अंदर अपने आप को दोबारा नहीं धकेलेगा। हाउएवर एट द सेम टाइम रिकग्निशन भी है विद कॉशन कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले 3 दफा मुआहदा जो है वो करते हुए सालिसी जब नेगोशिएशन हो रही थी उसके दौरान उन्होंने वायलेट करके अटैक किया एंड उन्होंने पहले भी मुआहदे तोड़े। तो आई थिंक अभी इस वक्त ईरानी विद कॉशन जो है इस चीज को आगे देख रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ईरान जिस तरीके से अभी पहुंच गया है इस मकाम तक कि उन्होंने एक सुपर पावर को, जिसकी यूनिपोलैरिटी और जिसकी सुप्रीमेसी की एग्जांपल ऐसी थी कि कंट्रीज को वो जाके वहां पे वेनेजुएला में जैसे उठा के लेके चला गया एक कंट्री के प्रेसिडेंट को, आई थिंक उस पावर को डिफीट करना विदाउट एनी न्यूक्लियर वेपन्स आई थिंक एक बहुत बड़ा रिलीफ है फॉर द पीपल। एक प्राइड का मोमेंट है। एक 108 दिन सड़कों के ऊपर रोज रात को आना आसान काम नहीं है और मैंने देखा ईरानियों को बाहर किस तरीके से वो आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक खुशी का मौका भी है, बट एट द सेम टाइम आगे उम्मीद का मौका भी है कि जो चीज है जो आगे बन रही है मुआहदा वो आगे चले। वैसे पर मुझे ये भी बताएगा कि ज़ाहिर जो ईरान की अपनी सियासी क़यादत है उन्होंने भी एक मुश्किल वक्त देखा, आसान नहीं था कि जब बमबारी हो, सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाए तो उसमें से एक मुआहदे की राह निकाली जाए। कल जो ईरान के सदर हैं उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें वो इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि लीडरशिप को ऐसे इल्ज़ामात का सामना नहीं करना चाहिए, तनकीद मुआशरे का एक फितरी हक है, लेकिन ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचाना या बदनाम करना जो कानूनी तौर पर जिम्मेदारियाँ निभा रहे हों वो इंसाफ के खिलाफ है। क्या वहाँ पर मीडिया पर तनकीद हो रही थी? क्या हो रहा था जब मुआहदे की तरफ बढ़ रहे थे? देखिए शाजिद, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं और मैं बड़ा खुल के आपसे बात करूंगा। यहाँ पे जब मुआहदे की खबरें आ रही थी कि मुआहदा हो रहा है उसके हवाले से काफी ज्यादा लीक्स जो है वो हमें नजर आ रही थी मीडिया के हवाले से, ना सिर्फ यूएस मीडिया के हवाले से बल्कि ईरानियन मीडिया के हवाले से भी। और उसके अंदर जो पेशरफ्त हो रही थी डेवलपमेंट्स के अंदर, जब लोग देख रहे थे कि यूएस जो है वो कुछ और चीज कह रहा है और ईरान जो है वो कुछ और, मीडिया कुछ और कह रहा है, तो उसके अंदर लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो लोग सड़कों पे बाहर रोज आते हैं रात को, जो सपोर्ट में आते हैं, उनकी तरफ से एकदम फिशार जो है वो इंक्रीज हो गया था। और हमें नजर आ रहा था कि जो डॉक्टर अराक्ची हैं और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोटेस्ट की शक्ल भी सूरत भी पहुंच गई थी कि लोग वहां पे जाके जमा हो गए थे। एंड ओपनली आपने एक्स पे भी देखा होगा, ट्विटर पे भी देखा होगा कि लोगों ने अपने डिसेंट को या अपनी जो उनकी डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको जो है वो बताना शुरू किया। और मेरे ख्याल में वो मौका था जिसके बाद आना जरूरी था अब्बास अराक्ची साहब का कि वो टीवी पे आए और उन्होंने टीवी पे आके क्लैरिफिकेशन दी कि एग्जैक्टली मुआहदे के अंदर क्या क्या चीजें, उन्होंने डिटेल बाय डिटेल जो है वो चीजों को सामने रखा। एंड उस वक्त हमें नजर आया कि अवाम जो है वो एक साथ फिर दोबारा एक साई ऑफ रिलीफ के अंदर है कि अच्छा ठीक है, हमें एतमाद है लीडरान के ऊपर। बट एट द सेम टाइम अभी भी ईरान की तरफ से ये ईरान में जो अवाम है वो बिल्कुल कहती है कि हमें टेक्स्ट जो है वो दिखाया जाए किस तरीके का है। बट एट द सेम टाइम जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया उसने उस जो शक था उसको भी दूर किया। तो आई थिंक और ज्यादा मजबूत और ज्यादा पुख्ता जो है वो सिचुएशन हो गई। और अब सिचुएशन ऐसी है कि पीपल आर हैप्पी अबाउट द डील बट एट द सेम टाइम कॉशियस अबाउट इट। तो बिल्कुल ये एक नॉर्मल एक मुल्क की तरह जिस तरीके से हमें दूसरे ममालिक में नजर आता है कि लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरीके से ईरान के अंदर भी जो लेजिटिमेट डिसएग्रीमेंट्स जो हो रहे थे, सामने नजर आ रहे थे, उनको हमने दुनिया के सामने एक्स के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी देखा। बट द सिचुएशन इज आई थिंक यानी कि इस वक्त अवाम का तासुर यही है कि जो सारी क़यादत है, चाहे वो सिविलियन साइड पर हो, चाहे वो मिलिट्री साइड पर हो या फिर सुप्रीम लीडर हो, उन सबके ने मिलकर ही ये मुआहदा किया है और इस सबकी और सुप्रीम लीडर की भी आशीर्वाद इस मुआहदे को हासिल है। जी बिल्कुल, अगर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से एक चीज आई है और ये सिस्टम का एक पार्ट है तो लोग इस चीज को, ये आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई के डिसीजन को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक रियलाइजेशन भी है कि बहुत सारी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक ही तरीके से या एक ही सब पे जो है वो नहीं चलती। उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि अपनी राय देते हैं और उसके ऊपर जो मेजोरिटी व्यू होता है वो बेसिकली प्रिवेल करता है। और सुनने में ये आया है कि 2/3 मेजोरिटी जो है वो रिक्वायर्ड थी टू मेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द यूएस एंड ईरान अग्रीमेंट, सुनने में आया है। तो क्योंकि ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से आगे बात बढ़ी है और क्योंकि ये एक कलेक्टिव डिसीजन था, जेसीपीओ में भी आपने देखा कि आयतुल्लाह अली खामनाई का सोल डिसीजन नहीं था, ही वाज अगेंस्ट द नेगोशिएशंस, लेकिन फिर भी जो आवामी राय थी और जो टोटल कलेक्टिव विजडम जो थी उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखते हुए बातें आगे बढ़ी थी लास्ट अग्रीमेंट के अंदर भी। तो आई थिंक इसमें बिल्कुल लोग जो है वो वट एवर द डिसीजन इज, जो सपोर्टर्स हैं गवर्नमेंट के वो एटलीस्ट उस चीज को उस तरीके से देखते हैं कि जो भी फैसला होगा उसके साथ हम खड़े में।
और ये बताइएगा जॉन, ज़ाहिर है उससे पहले जब ये जंग शुरू हुई, प्रोटेस्ट हो रहे थे एक ज़माने में ईरान में, और अमेरिका की ये तवक्को थी या इसराइल की भी ये तवक्को थी कि और प्रोटेस्ट होंगे जब जंग छिड़ेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। वो प्रोटेस्ट थे गिरती हुई करेंसी के ख़िलाफ़, बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़। जो मईशत है अब जबकि जंग ख़त्म हो जाए, मुआहदा हो जाए, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, नए सेटअप के लिए, कि वहाँ पर डिलीवर करना है और वहाँ पर आवाम की तवक्कात क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाजिब, नो डाउट इकोनॉमिक प्रेशर्स इस तरीके के रहे हैं ईरान के अंदर कि वो इस तरीके का जो है वो क्रिएट कर देते हैं प्रेशर आवाम के अंदर, कि प्रोटेस्ट हमें नजर आया था पिछले टाइम भी जनवरी में, जिनको आगे बढ़ता हमने देखा। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो माहिदा हुआ है इसके अंदर नजर आ रहा है ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस है। 5% जो है इरानियन करेंसी रियाल जो है वो अप्रिशिएट हुई है आज के दिन, और अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर किया जाए तो 9% ओवरऑल अप्रिशिएशन देखी गई है रियाल की। स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टॉक मार्केट ईरान की ऑल ग्रीन में आपको नजर आई हो, कोई नेगेटिव उसके अंदर इंडिकेटर ना नजर आया हो। ऑल्दो एट द सेम टाइम हमें नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे जरूर है, 50% इन्फ्लेशन यहाँ पे है ईरान के अंदर, लगभग 51%, लेकिन साथ ही साथ हमें नजर आ रहा है कि ईरानी अवाम क्योंकि इतने सालों से सैंक्शंस भी सहती हुई आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक टर्बुलेंस भी सहती हुई आ रही है, तो दे आर यूज्ड टू sort of relatively used to these matters जो अभी इकोनॉमिक हालात जो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सपेक्टेशन है और उम्मीद है वो यही है कि इस मुआहदे के बाद जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो और ज्यादा पॉजिटिवली सामने नजर आना शुरू होंगे जब एसेट्स रिलीज होंगे ईरान के, फॉर एग्जांपल मुआहदा साइन होने के बाद जिसके इम्कानात हैं, और साथ ही साथ जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और दूसरी चीजें, जब तिजारत ईरान की बढ़ेगी, तेल ईरान का जो है वो सेल करने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बेहतर पोजीशन में आएगी आफ्टर दिस एमओयू। बट एट द सेम टाइम यू नेवर नो कि किस तरफ चीज जाती है, उसके अंदर 60 डेज का जो है वो टाइम है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, इस हवाले से बता रहे थे। नाज़रीन, अमन का फ़ायदा सबको होता है, जंग का नुकसान सबको होता नज़र आता है। जंग हो रही थी ईरान की और अमेरिका की और मशरिक़ वस्ता में, मगर सारी दुनिया भुगत रही थी, और अब जबकि अमन की बात सामने आई है, दुनिया भर की मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी हुई। ईरान की स्टॉक मार्केट में आज बता रहे थे जॉन हुसैन के सब ग्रीन था, इतनी ज़्यादा तेज़ी देखी गई। ईरान की करेंसी में बेहतरी नज़र आ रही है और आज भी तकरीबन 5% की बेहतरी नज़र आई है, यानी कि सारी दुनिया की तरह ईरान को भी अमन का फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान ने इस अमन में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। कितना ये फ्रिजाइल होगा, ये कितना मुस्तकिल हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट फेलो विद द मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल इन वाशिंगटन। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है जब से ये जंग शुरू होने से पहले, जंग के दौरान और अब जंग ख़त्म होने का जब मामला सामने आया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत का मामला सामने आया है, हम फिर आपसे आपकी राय मालूम कर रहे हैं। आपने लिखा भी है और आपने लिखा कि जंग शुरू साथ ज़रूर की थी दोनों ने, मगर अमेरिका के मकासद थे न्यूक्लियर अज़ाइम को लेकर, इसराइल के मकासद थे रजीम के खात्मे को लेकर, और अब भी अमेरिका के लिए एक बैलेंस कायम करना बड़ा मुश्किल होगा जिसमें ईरान के साथ मुआहदा भी हो जाए और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है इसराइल के वो भी एड्रेस हो जाएं। इसराइल ने कल भी ऐसा लगा कि किसी ना किसी लेवल पर कोशिश की कि ये मुआहदा ना होने पाए, फिर ट्रंप ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, आपको लगता है ये हम एक पायदार अमन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अभी कुछ कहना जो है वो बहुत ही कबल वक्त है। अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ये अग्रीमेंट, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन हुआ है। अभी जुमे को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इन पर्सन सिग्नेचर्स होंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नायब सदर JD वैंस और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये जो है किस तरह होता है, कैसे होता है, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन नाउ कम्स द हार्ड पार्ट। एक तो जो है इस डील को बहुत सारी जो है रुकावटों का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो है अपना अंदरूनी तौर पे इस डील की मुखालफत का सामना है, इसराइल की जानिब से सामना है, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने मुल्क में अपनी ऑपोजिशन से इस चीज़ का सामना है। फिर ईरान के अंदर भी जो है हमें ख़बरें आ रही हैं कि बहुत सारे धड़े जो हैं वो इस डील के से खुश नहीं हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो पायदारी की बात जो है नहीं की जा सकती। और ये भी बताइएगा कि जब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे जंग से पहले, तो बहुत सारी डिमांड सामने आती थी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला नहीं है, जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी बात होगी, इसके अलावा जो प्रॉक्सीज है उस पर भी बात होगी। लगता है आपको कि अब अगर ये डील होती है और ईरान ने देख लिया कि ट्रंप किसी भी तरीके से चाह रहे थे कि मुआहदा हो जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम हो, प्रॉक्सीज हो, ये मसला ख़त्म हो जाएगा या ये बरकरार रहेगा, आगे बढ़ेगा, जबकि अगर ईरान को फंड्स भी मिल रहे होंगे? देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो जो डील साबिक सदर बराक ओबामा ने की थी,
तो उसके अंदर क्या खामियां थी, उसकी तनकीद जो है वो कई सालों से किए जा रहे हैं, जब से वो हुआ था तब से कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस डील को जो है वो बेसिकली फाड़ फोड़ के फेंक दिया। तो अब जो है जाहिर है वो ये नहीं कर सकते कि वैसी ही डील या उसके लगभग करीब कोई जो है डील वो साइन करें। तो ये जितने मामलात का आपने हवाला दिया, प्रॉक्सीज का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, ये इसका हल किए बगैर आई डोंट थिंक कि कोई डील आगे चल सकती है। लेकिन अब 60 दिन हैं, 60 दिन के अंदर कि देखें किस किस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू होती है। बहुत सारी बातें जो हैं जब फरीकैन मिल के बैठते हैं और बात करते हैं तो वो एक दूसरे की जो कंपल्शंस होती हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस, उनका भी उनको अंदाज़ा होता है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब का तज्जिया आपने सुना। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग, तवील मुज़ाकराती अमल और फिर अमन मुआहदे के दौरान किसी भी मौके पर भारतीय हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई, बल्कि इस अरसे में दो ऐसे गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए कि जिन्होंने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को खुद भारतीय शहरियों और तज्जियाकारों की नज़र में तारीख के बदतरीन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और वज़ीर आज़म मोदी के इमेज और सियासत के लिए ये वाक़यात धचका साबित हुए हैं। भारत चाहता है कि इनमें से एक वाक़े पर अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगे और अफसोस का इजहार करे, मगर अमेरिका ने माफ़ी मांगने के बजाय भारत को मज़ीद सख्त ज़बान में जवाब दे दिया है, जिसे भारत में धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। पहले इस जंग के आगाज़ में अमेरिका ने भारत में फ़ौजी मशकों से वापस जाते हुए गैर मुसल्लह ईरानी जहाज़ को टॉर्पीडो कर दिया और 80 से ज़ायद ईरानी एहलकारों को मार दिया। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में मोदी हुकूमत को शर्मिंदा कर दिया। ईरान की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई। खुद भारत में ये तनकीद हुई कि मोदी हुकूमत अपने मेहमानों की हिफाजत ना कर सकी, लेकिन इस सारे तनाज़े के दौरान खुद वज़ीर आज़म मोदी और उनकी हुकूमत खामोश नजर आई। अमेरिका के खिलाफ कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया, बल्कि ये जवाब पेश कर दिया गया कि ईरानी जहाज़ को भारतीय समंदरी हदूद से बाहर निकलने के बाद निशाना बनाया गया है। मगर फिर गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या पेश आया जिसने एक दफ़ा फिर मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। गुज़िश्ता बुध को अमरीकी फोर्सेज ने ओमान के साहिल के करीब अमरीकी नेवल ब्लॉकेड की मुबैना खिलाफ वर्जी पर एक ऑयल टैंकर को निशाना बना डाला, जिसमें 3 भारतीय सेलर्स मारे गए। इस वाक़े ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। अमेरिका से मुआफ़ी मांगने के मुतालबात किए जाने लगे। मोदी हुकूमत भी शदीद दबाव में आ गई। पहले तो भारत में अमरीकी सिफारतकार को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फिर जुमे को भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें इसी वाक़े पर बात की गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने खुद अपनी पोस्ट में बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में अमरीकी नेवी के हमले में 3 भारतीय शहरियों की हलाकत के वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह के जानलेवा इक़दामात का कोई जवाब नहीं है। शायद जयशंकर तवक्को कर रहे थे कि भारतीय खदशात और एहतजाज के नतीजे में अमेरिका की जानिब से कोई मुनासिब पैगाम जारी किया जाएगा, तनाज़ा थम जाएगा और मोदी हुकूमत दबाव से बाहर निकल आएगी। लेकिन भारत के इस एहतजाज पर अमेरिका की जानिब से न तो माफ़ी मांगी गई और ना ही अफसोस का इजहार किया गया, बल्कि मज़ीद सख्त ज़बान में भारत को जवाब दे दिया गया। मार्को रूबियो और जयशंकर की गुफ्तगू से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक दोनों ओहदेदारों ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हालिया वाक़यात पर बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों को फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज के अहकामात की तामील करनी चाहिए, क्योंकि अमरीकी फोर्सेज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमन और सलामती को बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। मार्को रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जियों और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि उल्टा भारत पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो न सिर्फ नेवल ब्लॉकेड की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बल्कि ईरानी तेल की स्मगलिंग कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर भारत में नया हंगामा खड़ा हो गया। मोदी हुकूमत के खिलाफ जज्बात मज़ीद भड़क गए। भारत और अमरीका की दोस्ती पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मारूफ भारतीय सियासतदान और कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने अपने बयान में लिखा कि कैसे कोई दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर इतना ज़्यादा बेहिस हो सकता है, ये रवैया नाकाबिल कबूल है और मुझे उम्मीद है कि जयशंकर ने यही बात मार्को रूबियो से भी कही होगी। कांग्रेस की एक और रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि मोदी हुकूमत अमेरिका से माफ़ी मांगने का मुतालबा करे और हर ज़रूरी सिफारती रास्ता इख्तियार करे। कांग्रेस पार्टी की इस मंच से मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए, उन परिवारों से बात करनी चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। हमारी मांग है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने अपनी कड़ी आपत्ति जताए, उनसे माफी मांगने को कहे
और अगर जरूरी है तो हर वो डिप्लोमेटिक तरीका इस्तेमाल करे जिससे अमेरिका ने जिन जिन नियमों का उल्लंघन करके हमारे लोगों की क्रूर हत्या की है उसका सबक उसको मिले। 145 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जब देश पर संकट आया है तो आपको बोलना पड़ेगा। साथ ही कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया और एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि नरेंद्र के सरेंडर की वजह से अमेरिका अफसोस का इजहार करने या मुआफी मांगने के बजाय उल्टा भारत को ही धमका रहा है। कांग्रेस ने एक और वीडियो में कहा कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर वजीर आजम है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान से सीज फायर की बात की, मोदी खामोश रहे। ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर टैरिफ लगाए, मोदी खामोश रहे। ट्रंप ने भारत पर अपनी मर्जी की ट्रेड डील थोप दी, मोदी चुप रहे। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी, मोदी खामोश रहे। और अब अमेरिका ने 3 भारतीय शहरियों को मार दिया है और मोदी अब भी खामोश हैं। अब एक तरफ जहां अमेरिकी रवैये की वजह से मोदी हुकूमत तनकीद की जद में है, तो दूसरी तरफ ईरान जंग के दौरान भारत के सिफारती किरदार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत इस बड़े तनाज़े में बिल्कुल इर्रेलिवेंट रहा और उसने अपने असर रसूख को इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि तमाशाई के तौर पर जंग और फिर पीस प्रोसेस को दूर से देखता रहा। हालांकि मोदी हुकूमत के एक अरसे से ये अज़ाइम रहे हैं कि वो खित्ते में मुतबादिल ताकत बने, खित्ते में असर रसूख दिखाएं। अब के जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पाने का ऐलान किया गया, तो दुनिया के कई ममालिक की क़यादत की तरह वज़ीर आज़म मोदी ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम तो किया, लेकिन अपनी पोस्ट में सालिसी का किरदार अदा करने वाले किसी मुल्क का जिक्र नहीं किया। हालांकि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की है। मज़कूरा ममालिक ने एक मुश्तरका बयान भी जारी किया है। इस दौरान भारत के अंदर भी ये बहस अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है कि आज अगर भारत ने हिम्मत दिखाई होती तो पाकिस्तान की जगह भारत को इज्जत मिल रही होती। आज का ये लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ईरान से लेकर इस्राइल, उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। और यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से 2 शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है। अहम बात यह भी है कि सदर ट्रंप और वजीर आज़म मोदी दोनों ही G7 ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस में मौजूद हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इजलास के साइडलाइंस पर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी होगी और इस मुलाकात को अमेरिका और भारत के ताल्लुकात और हालिया वाक़यात के तनाजुर में काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। दुनिया भर की मार्केट्स में आज तेज़ी हुई, पाकिस्तान की मार्केट में भी बहुत तेज़ी हुई। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11.5% पर बरकरार रखा है। हालांकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि ईरान अमेरिका डील होने जा रही है और तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में गिर गई हैं। तो उसके बाद आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अप्रैल और मई में महंगाई डबल डिजिट्स में रही। अप्रैल में 10.9% और मई में 11.7% की महंगाई रिकॉर्ड की गई। इसकी बुनियादी वजह ईरान जंग के बाद तेल और गैस की कीमतों में इजाफा था। फिर कल रात को ईरान और अमेरिका की डील की खबर आ गई। WTI क्रूड कई माह बाद $80 फी बैरल की सतह से नीचे ट्रेड करता नजर आया। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $82 तक आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई और फिर आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले खदशात बढ़ रहे थे कि मजीद शरह सूद में इजाफा हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि हालिया मस्बत जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है, ताहम ये अब भी जंग से पहले के मुकाबले में ज्यादा हैं, जैसा कि गुज़िश्ता इजलास में खदशा जाहिर किया गया था। जंग के असरात अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर पड़ रहे हैं। अप्रैल और मई में हेडलाइन इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच गई, जबकि कोर इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ है। बुलंद कीमतें और मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल के बाइस मुआशी सरगर्मियों में कमी के आसार दिखाई दे रहे हैं। ताहम एक्सटर्नल अकाउंट पर दबाव कम रहा है। इस तमाम पेशरफ्त और रिस्क का जायजा लेने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुशाहिदा किया कि मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक बड़ी हद तक तब्दील नहीं हुआ और कमेटी ने अंदाजा लगाया कि मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई को 5 से 7% के हदफ तक लाने के लिए मौजू है और फिर स्टेट बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखा।
इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO आरिफ हबीब लिमिटेड शाहिद अली हबीब साहब। शाहिद अली हबीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले 4600 पॉइंट्स की आज मार्केट में तेजी, अब वीकेंड पर बजट आया था, ये उसकी तेजी है या फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की खबर आई है उसकी तेजी है जिसकी वजह से तेल की कीमतें कम हुई? किस वजह से तेजी है? रहीम शाहजेब भाई, बिल्कुल ये दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। मेरे ख्याल से बजट भी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया, क्योंकि बजट में भी रिलीफ मेजर्स अच्छे खासे दिए गए, सुपर टैक्स में कमी की गई है और इसके अलावा जो है ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं, वहाँ पे टैक्सेस कम किए गए हैं और इसके अलावा सैलरीज पे कम टैक्सेस किए गए हैं। इसके अलावा जो है ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट भी इन्होंने कम रखा हुआ है, 3.6% का फिस्कल डेफिसिट रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिलीफ मेजर्स भी दे रहे हैं और इसके अलावा फिस्कल कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक व्यू बन गया है इन्वेस्टर्स का। और जो आज के मॉनेटरी जो यूएस ईरान का जो है सीज फायर का, उसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो कमी हुई है उसने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया मेरे ख्याल से एमबीसी कमेटी को, और उन्होंने ये फैसला किया। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा ताल्लुक ग्लोबल ऑयल प्राइस से है। और चूंकि जैसा आपने कहा कि $80 हो गई है, जो कि कुछ हफ्तों पहले $100 से ऊपर थी। अब जाहिर है हर $10 की कमी जो होती है वो तकरीबन 40 से 50 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन में। तो अगर हम अगले साल की पूरे साल की अगर 8% की इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर ये $80 से भी कम हुई, $70 की तरफ चली गई या $75 की तरफ चली गई, तो तकरीबन 25 से 50 बेसिस पॉइंट और कम हो जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स को आ गया है। और इन्वेस्टर्स ने ये भी बहुत अच्छी चीज की है कि जो गवर्नमेंट ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट को किसी तरीके से कर्टेल किया है और रिजर्व मैनेजमेंट जो की है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। $17.2 बिलियन का रिजर्व, जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि $18 बिलियन तक हो जाएगा। और फिर स्टेट बैंक ये भी कह रही है कि अगले साल जो है इवन अगर आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा सा बढ़ेगा $3.5 बिलियन का, फिर भी रिजर्व बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इनकी इंटरवेंशन कंटिन्यू रहेगी और रिजर्व बिल्डअप होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल तेजी हुई। मतलब और ज़ाहिर स्टॉक मार्केट चलती है कंपनीज की परफॉर्मेंस पर, उनकी अर्निंग्स पर। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहरहाल मुतासिर हुई, जो जंग के पहले वाले हालात जिसमें 1,90,000 से मार्केट ऊपर गई थी, क्या वही हालात हैं या मार्केट ज़्यादातर अब लिक्विडिटी से भी चल रही है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में फंडामेंटल्स के अलावा? नहीं शाहजेब भाई, आपकी बात सही है, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और कभी कभी फंडामेंटल्स जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। अगर हमारा 8-8.5 टाइम्स का प्राइस एंडिंग मल्टीपल रहा है, लेकिन आजकल की लिक्विडिटी पोजीशन के हिसाब से ये री रेट हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं बहुत ही अच्छी, कि हमारा जो रिसेंट IPO जो हुआ था सर्विस लॉन्ग मार्च का, इसमें 84 बिलियन रुपीस की पार्टिसिपेशन हुई थी, जो कि 1947 के पिछले 80 सालों में 78-79 ईयर्स में किसी भी IPO में इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई अच्छा एसेट होगा, अच्छी चीज होगी, तो उसमें मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और बिकॉज गवर्नमेंट ने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और जो रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है और जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस आ गया है इन्वेस्टर्स के ऊपर कि अब उस वहां पे वो इतने ज्यादा शॉक्स नहीं होंगे। तो अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो बेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब की गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।